नमस्कार। मैं डॉक्टर सुषमा पांडे, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय टोंक। आज के व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे बीए पार्ट 3 राजनीति विज्ञान में पढ़ाए जाने वाले प्रथम प्रश्न पत्र पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों के संदर्भ में। और पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों में भी हम बात करेंगे कार्ल मार्क्स के संदर्भ में। इससे पूर्व के व्याख्यान में हम कार्ल मार्क्स का सामान्य परिचय और अध्ययन कर चुके हैं। का मार्क्सवाद क्या है और कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक क्यों माना जाता है, इस पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम कार्ल मार्क्स के एक सिद्धांत के संदर्भ में बात करने वाले हैं, जिसका शीर्षक है कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है? इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है वो मार्क्स के विचारों का एक मूल आधार है। अर्थात जो कार्ल मार्क्स है उसको वैज्ञानिक समाजवाद का जन्मदाता या प्रवर्तक माना जाता है। और इस सिद्धांत के अनुसार मार्क्स क्या मानता है कि यह सिद्धांत विश्व की सभी समस्याओं के समाधान में हमारा पथ प्रदर्शन करता है। तो इस प्रकार जो मार्क्स का वैज्ञानिक समाजवाद है वह उसके सभी सिद्धांतों का या उसके दृष्टिकोण का मूल आधार है। और मार्क्स ने जो द्वंद्वाद का जो ये विचार था, मार्क्स के जो गुरु थे हीगल, उनसे ग्रहण किया था। और हीगल की जो द्वंद्वात्मक पद्धति को भी उन्होंने अपनाया था, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने भौतिकवाद का जो दृष्टिकोण था वो लिया था फायरबाख से। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मार्क्स ने जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की जो बात या उसका जो विचार हमने हमारे सामने रखा है वह दोनों का ही सम्मिश्रण है, यानी हीगल और फायरबाख दोनों के सम्मिश्रण से मार्क्स ने द्वंद्ववाद के सिद्धांत को एक नई और मौलिक दिशा प्रदान की। तो इस तरह से जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत है उसने उनको एक तरह से नाम भी दिया, जिसको हम उसका वैज्ञानिक समाजवाद भी कहते हैं। तो अब हम चर्चा करेंगे कि यह जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का जो सिद्धांत है वह मूल रूप से किस तरह से बना है। जैसे अभी हमने बात की कि यह मार्क्स के चिंतन का मूल आधार है। तो इस चिंतन के माध्यम से मार्क्स ने एक नई सोच, एक नए विचार को जन्म दिया है। अब हम चर्चा करेंगे कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है। अर्थात इसमें दो शब्दों की चर्चा हुई है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अगर हम शाब्दिक अर्थ को लेकर के बात कहें तो उसके दो रूप हमें दिखते हैं, दो तरह से इसकी चर्चा की गई है। पहला शब्द आता है द्वंद्वात्मक। द्वंद्व का मतलब होता है संघर्ष, विरोध। लेकिन अगर हम एक प्रक्रिया के रूप में कहें तो द्वंद्वात्मक उस प्रक्रिया को स्पष्ट करता है जिसके अनुसार इस सृष्टि का विकास हो रहा है। और जो दूसरा शब्द है भौतिकवाद, वह भौतिकवाद क्या कहता है कि यह सृष्टि के मूल तत्व को सूचित करता है। तो इस प्रकार द्वंद्वात्मक भौतिकवाद दो शब्दों का मेल है, दो शब्दों के सम्मिश्रण से द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का जो मार्क्स का जो सिद्धांत है वो हमारे सामने आया है। इस संदर्भ में एमिल बर्न्स कहते हैं कि आमतौर पर समझा जाता है क्या कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कोई रहस्यमयी चीज है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि यह वास्तविक संसार का प्रतिबिंब तो है ही। कौन? यह दृष्टिकोण, यह सिद्धांत। और साथ ही साथ यह सिद्धांत वास्तविक संसार का प्रतिबिंब होने के साथ साथ रोजमर्रा की साधारण चीजों का वर्णन करके, जिन्हें कि हर व्यक्ति जानता है, ऐसी जो साधारण चीजें हैं जिनके बारे में हर व्यक्ति परिचित है, उन्हें जानता है, द्वंद्वात्मक शब्द का अर्थ समझाया जा सकता है। तो इस प्रकार एमिल बर्न्स ने यह माना है कि कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत है जिसमें द्वंद्वात्मक और भौतिकवाद दो शब्दों की बात की गई है, यह कोई रहस्यमयी चीज नहीं है, बल्कि यह तो इस वास्तविक संसार के साथ साथ जुड़ी हुई है और साथ ही साथ रोज या दैनिक जो जीवन की जो चीजें हैं उनका वर्णन करके हर आदमी जिनको जानता है उनके साथ इस शब्द को जोड़ा गया है, समझाने का प्रयास किया गया है। तो इस प्रकार द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो शब्द है वो दो शब्दों के मेल से बना है, दोनों के सम्मिश्रण से मिला है। इन दो शब्दों को जोड़कर कार्ल मार्क्स ने एक नए सिद्धांत को जन्म दिया, जिसको हम द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं द्वंद्वात्मक प्रक्रिया, यानी
यह प्रक्रिया क्या है जिसको लेकर के हीगल ने चर्चा की है। तो साधारण शब्दों में अगर हम कहें तो हीगल जो कि मार्क्स के गुरु थे, उन्होंने उन्होंने भी द्वंद्वात्मक पद्धति की बात की है। लेकिन मार्क्स ने हीगल की जो द्वंद्वात्मक पद्धति को आधार तो बनाया, लेकिन उन्होंने द्वंद्ववाद के अर्थ को बिल्कुल उल्टा कर दिया, बिल्कुल उससे अलग कर दिया। और उन्होंने अलग करने के पीछे उनका एक कारण है। वो कहते हैं कि हीगल जो थे, यानी उनके जो गुरु थे मार्क्स के, वो मानते थे कि मानव मस्तिष्क की जो जीवन प्रक्रिया है, अर्थात जो चिंतन की प्रक्रिया, जिसको हम साधारण शब्दों में विचार के नाम से जानते हैं, वह वास्तविक संसार की सृजन करता है। यानी वो विचार ही संसार का सृजन करते हैं, निर्माण करते हैं। और वास्तविक संसार विचार का बाहरी, यानी जो संसार दिखाई देता है भौतिकतावादी, यह इस विचार का बाहरी या इंद्रिय गम्य रूप मात्र है। इंद्रिय गम्य मतलब जिसको हम अपने इंद्रियों के माध्यम से महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसका एक रूप मात्र है। तो इसके विपरीत मार्क्स ने क्या कहा है कि ये तो मेरे गुरु का विचार था, जिसमें उन्होंने विचारों को प्रधानता दी है और वही संसार का नियामक माना है, नियंत्रक माना है। लेकिन मेरे अनुसार, अर्थात मार्क्स के अनुसार क्या कहना था कि मेरे लिए विचार इसके सिवा और कुछ नहीं है कि भौतिक संसार मानव मस्तिष्क में प्रतिबिंबित होता है और चिंतन के रूपों में बदल जाता है। तो इस प्रकार हम द्वंद्वात्मक प्रक्रिया की अगर बात करते हैं, तो यहाँ मार्क्स के जो गुरु हीगल थे, उन्होंने जो द्वंद्वात्मक प्रक्रिया दी, उसे कार्ल मार्क्स ने अपने अनुरूप बदलकर एक नए स्वरूप में हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया है। अब हम चर्चा करते हैं कि किस तरह से द्वंद्वात्मक प्रक्रिया कार्य करती है। तो हीगल यह मानकर चलते थे कि समाज की जो प्रगति है वह प्रत्यक्ष रूप से, यानी सीधे तरीके से ना होकर के टेढ़े मेढ़े तरीके से हुई है। और इस टेढ़े मेढ़े तरीके से होने के बाद उसके 3 अंग हमें दिखाई देते हैं। पहला है वाद, दूसरा है प्रतिवाद और तीसरा है संवाद या संश्लेषण। तो मार्क्स की जो द्वंद्वात्मक पद्धति का आधार हीगल का यही द्वंद्ववादी दर्शन है। अब इसमें जो 3 अंगों की बात की गई है, वाद, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं थीसिस, दूसरा है प्रतिवाद, एंटीथीसिस, और संवाद या संश्लेषण, जिसे कहते हैं सिंथेसिस। तो इन 3 शब्दों के अर्थ की अगर बात करें, या इन तीनों शब्दों की प्रक्रियाओं की अगर हम बात करें, तो सर्वप्रथम हम चर्चा करेंगे वाद। तो वाद क्या है? यहाँ मार्क्स कहते हैं कि वाद जो है समाज की एक साधारण स्थिति है, जिसमें कोई अंतर्विरोध नहीं होता है। लेकिन क्या होता है, थोड़े समय बाद वाद से असंतुष्ट होकर जो है उसकी प्रतिक्रिया के रूप में, उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप किसका जन्म होता है? प्रतिवाद का जन्म होता है। और जो ये जो प्रतिवाद है, इसमें ये माना गया है कि ये जो निषेधात्मक स्थिति वाद की अपेक्षा अधिक प्रगतिशील है। तो इस प्रकार वाद और प्रतिवाद में जब अंतर्विरोध उत्पन्न होता है, तो उस अंतर्विरोध के फलस्वरूप एक नई स्थिति, एक नए विचार की उत्पत्ति होती है, जिसे हीगल संवाद या संश्लेषण का नाम दिया देता है। और यही संश्लेषण आगे चलकर पुनः एक वाद बनता है और फिर प्रतिवाद उत्पन्न होता है, और संश्लेषण के द्वारा पुनः एक नए विचार का जन्म होता है। हीगल ने विचारों की बात की है यहाँ, लेकिन मार्क्स यहाँ विचारों के रूप में नहीं मानते, बल्कि इसको वो पदार्थ से जोड़ते हैं। तो इस प्रकार यह वाद, प्रतिवाद और संवाद की जो प्रक्रिया है, यह निरंतर चलती रहती है, यह क्रम निरंतर चलता रहता है। और ये जो इस प्रक्रिया में क्या होता है, इस प्रक्रिया में पहले किसी वस्तु का निषेध यानी निगेटिव होता है, उसके बाद निषेध का निषेध यानी निगेशन ऑफ निगेशन होता है, जिसके द्वारा एक उच्चतर वस्तु अस्तित्व में आती है। और यहाँ हम अगर लेनिन की बात करें, तो लेनिन के शब्दों में हम इस बात को किस रूप में स्पष्ट कर सकते हैं? लेनिन कहते हैं कि सही अर्थों में द्वंद्वात्मक विरोधी बातों का अध्ययन है यह दृष्टिकोण, विकास विरोधी बातों में संघर्ष का परिणाम होता है। तो इस प्रकार हीगल के द्वंद्ववाद को मार्क्स ने अपनाया है, लेकिन मार्क्स ने जहां भौतिक संसार की, पदार्थ जगत की बात की है, वहीं हीगल ने विचारों के संदर्भ में अपनी इस प्रक्रिया को समझाया है। अगर हम इस प्रक्रिया की बात करें, तो हम गेहूं के दाने से एक उदाहरण के माध्यम से हम इस द्वंद्ववाद की प्रक्रिया को और अधिक स्पष्ट कर सकते हैं।
द्वंद्वात्मक प्रक्रिया को मार्क्स और उसके अनुयायियों ने गेहूं के पौधे के एक उदाहरण और दृष्टांत से समझाया है। उदाहरण के तौर पर उनका कहना है कि अगर गेहूं का एक दाना लीजिए, तो ये जो दाना है ये वाद है। उसको अगर भूमि में बो दिया जाता है और बोने के उपरांत उसके विरुद्ध जो भूमि की जो प्रक्रिया शुरू होती है, आरंभ होती है, और वो प्रक्रिया क्या होती है कि वह दाना गलकर या नष्ट होकर अंकुरित होता है और पौधा बनता है। और यह पौधा विकास की दूसरी कड़ी अर्थात प्रतिवाद है। और तीसरी कड़ी पौधे में जब पौधा बड़ा होता है और उसमें जब बालियां आ जाती हैं और उसके पकने पर जो गेहूं के दाने का बनना और पौधे का सूखकर नष्ट होना है, यह तीसरी दशा संवाद या विपरिणाम निगेशन ऑफ निगेशन है। तो इस प्रकार इस प्रक्रिया के माध्यम से कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक प्रक्रिया को हमारे सामने रखा है और हीगल की प्रक्रिया को अवश्य अपनाया है। लेकिन हीगल जहाँ विचारों को इनका आधार मानता है, वहीं जो कार्ल मार्क्स है वह पदार्थ जगत को या भौतिकता से इसको जोड़ने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार मार्क्स ने द्वंद्वात्मक प्रणाली हीगल से अवश्य ग्रहण की है, लेकिन वह हीगल से बहुत अलग है। खुद मार्क्स कहते हैं कि जो मेरी जो द्वंद्वात्मक पद्धति है न केवल हीगलवादी पद्धति से अलग है, बल्कि यह इसके बिल्कुल विपरीत है। मैंने हीगल में द्वंद्वात्मक तर्क अपने सिर के बल पर खड़ा पाया, लेकिन जब मैंने उसे करने का प्रयास किया, सुधारने की बात की, तो मैंने उसे सीधा करके पैरों के बल पर खड़ा कर दिया। यह बात स्वयं मार्क्स द्वारा कही गई है। तो इस प्रकार मार्क्स ने अपने गुरु हीगल के द्वारा द्वंद्वात्मक प्रक्रिया को अपनाया और उसके अनुसार उन्होंने वाद, संवाद और प्रतिवाद की बात अवश्य की है, लेकिन उसको एक नए स्वरूप के साथ, एक नए रूप में हमारे सामने सही तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने बात की मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के संदर्भ में। अगले व्याख्यान में हम मार्क्स के इसी व्याख्यान को आगे बढ़ाते हुए एक अन्य बिंदु पर चर्चा करेंगे। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।